नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानव श्रीवास्तव। देर से सही लेकिन इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बात बनती हुई नजर आ रही है। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा जब अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके 11 सीटें कांग्रेस को देने का ऐलान कर दिया था। इस पर कांग्रेस को ऐतराज था। दोनों ही तरफ से एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई थी। लेकिन इन सबके बीच हालात कुछ ऐसे बदले कि जयंत चौधरी ऐन मौके पर पलटी मार करके एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही सतर्क हो गए। उत्तर प्रदेश में तो कम से कम इंडिया गठबंधन के खिलाफ नकारात्मक माहौल ना बने, इसको लेकर के दोनों ही तरफ से प्रयास तेज कर दिए गए। नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी के दखल देने के बाद से हालात सुधरने लगे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों पर सहमति बनने लगी है। 11 सीटों पर अटकी समाजवादी पार्टी अब 14 सीटों पर सहमत हो चुकी है। बाकी बची हुई सीटों पर भी कहा जा रहा है कि मंथन चल रहा है, जल्दी उस पर ही सहमति बन जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए मिलेगा, क्योंकि अगर सीट बंटवारा तय हो जाता है तो उसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कदमताल करने से कोई ऐतराज नहीं होगा। इससे एक दूसरा फायदा यह भी होगा कि कम से कम उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर के एक सकारात्मक संदेश जाएगा और यह बताने की कोशिश की जाएगी कि जयंत चौधरी के चले जाने से इंडिया गठबंधन कतई कमजोर नहीं हुआ है। यह भी कहा जा रहा है कि न्याय यात्रा शुरू होने से पहले ही दोनों ही दलों की तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर के बाकायदा आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा, घोषणा कर दी जाएगी और सभी को इसका इंतजार भी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अभी भी यह दावा कर रही है कि इस बार वो इंडिया गठबंधन को शून्य पर समेट देगी, यानी एक भी सीट उत्तर प्रदेश में उसको हासिल करने नहीं देगी। तो बदली हुई परिस्थितियों में, बदले हुए राजनीतिक हालातों में कौन कितने पानी में है, आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अनु प्रसाद जी, जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, वो चर्चा में शामिल हो रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से फराज किदवई साहब इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा अंकुश सक्सेना जी भी इस चर्चा में शामिल हो रहे, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता है, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। फराज किदवई साहब, सीधे आपके पास आते हैं। क्या वास्तव में सहमति बन गई और आपको लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो 16 तारीख को उत्तर प्रदेश में दाखिल हो रही, उससे पहले आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा? देखिए मानस जी, मैं आपके डिबेट्स में कई बार पहले बोल भी चुका हूं कि इंडिया गठबंधन के अलाय जो हैं उनमें सहमति बन जाएगी और लगभग बन चुकी है। और राहुल जी की जो यात्रा निकल रही है उसमें आप देखिए, एक बहुत बड़ा मैसेज दिया था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कि जब राहुल जी की यात्रा उत्तर प्रदेश में इंटर होने की बात चल रही थी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये एक स्टेटमेंट जारी किया था कि वो उस यात्रा में शामिल होंगे। तो और सीटों की शेयरिंग ना बनना भी एक कोई बहुत बड़ा उसमें एक इशू नहीं है, क्योंकि मैं आपकी डिबेट में पहले भी बोल चुका हूं और आज भी बोल रहा हूं कि समाजवादी पार्टी जो है वो हमेशा एक बड़ा दिल दिखाती है गठबंधन में। आप हिस्टोरिकल इवेंट्स उठा करके देख लीजिए, अभी आप जयंत जी के साथ देख लीजिए कि जयंत जी के साथ भी हम लोगों ने हमारा गठबंधन लगभग फाइनल था, लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वो सत्ता की मजबूरी में जयंत जी चले गए, उनको शुभकामनाएं। लेकिन मानस जी देखिए, जो आज की तारीख में इंडियन पॉलिटिक्स में जो हो रहा है और खासकर ये इंडिया गठबंधन और एनडीए और जो भी 2024 को के इलेक्शन से पहले हो रहा है, मुझे लगता है कि जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये एक मंथन चल रहा है जिसमें जिसमें दो विचारधाराएं उठ करके एक सामने आएंगी। एक विचारधारा वो है जो देश में भाई को भाई से लड़ाएंगी, जो विघटनकारी शक्ति हैं, जो देश में नफरत का माहौल बनाएंगी, और एक वो विचारधारा है जो गांधी जी की विचारधारा से चलेगी। एक विचारधारा नाथूराम गोडसे के ऊपर चलेगी और एक विचारधारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के विचारधारा से चलेगी। अब आप मानस जी ये देखिए कि जो लोकतंत्र की आप खूबसूरती देखिए मानस जी, कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव जीतना चाहती है, उसको सत्ता चाहिए, चाहे वो लोकतांत्रिक तरीके से हासिल करे और चाहे अलोकतांत्रिक तरीके से हासिल करे। आप देखिए अभी चंडीगढ़ में क्या हुआ,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो एक ऑब्जर्वेशन आया था, उन्होंने क्या बोला कि इट्स अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। जब आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहा है कि ये डेमोक्रेसी का मर्डर है, तो आप सोचिए कि लोकतंत्र किस तरफ जा रहा है। लेकिन लोकतंत्र की यह भी खूबसूरती है कि जिस उत्तर प्रदेश पुलिस और भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने जयंत जी के ऊपर लाठियां बरसाई, उसी लोकतंत्र में उनके दादाजी को भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होना पड़ा देने के लिए। लेकिन मानस जी, मैंने आपसे फिर से मैं ये बोल रहा हूं कि ये लोकतंत्र है, इसमें कुछ लोग जो है वो किसी गठबंधन में रहेंगे, कुछ लोग जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है, मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, मैं अपने उस स्टेटमेंट पे कायम हूं कि ये सब भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। लेकिन इसमें जो असली और नकली वाला खेल है, ये निकल के सामने आएगा। सबसे बड़ी अदालत जो है वो, जैसे आप देख लिए कि शिवसेना के ही केस में मानस जी, शिवसेना के को भारतीय जनता पार्टी ने उनके जो सबसे पुराने अलाय थे, बाला साहब ठाकरे को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और शिवसेना को उन्होंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया। इलेक्शन कमीशन से तो वो सिंबल ला सकते हैं। इलेक्शन कमीशन जो भारतीय जनता पार्टी की आज की तारीख में एक विंग की तरह काम कर रहा है, वो तो दूसरी शिवसेना जो है उसको उनका चुनाव चिन्ह भी दे सकता है, उसको मान्यता भी दे सकता है। लेकिन जो जनता की अदालत है, वहां पर उद्धव बाला साहब ठाकरे की ही शिवसेना असली शिवसेना है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो आप एक चाल चरित्र और चेहरा देखिए मानस जी, कि ये खाली पार्टी नहीं तोड़ते हैं। रामविलास पासवान जी आप देखिए मानस जी, इनके कितने पुराने लाए थे, उनकी पार्टी ही इन्होंने नहीं तोड़ी, इन्होंने चचा भतीजे को लड़ाया और परिवार में भी फूट डाल दी। आप देखिए कि मैंने आपको एनसीपी में देखिए, एनसीपी में शरद पवार जी और क्या नाम है, अजीत पवार जी को इन्होंने लड़ा दिया। इलेक्शन कमीशन जो इनकी एक भारतीय जनता पार्टी की एक समझ लिया विंग की तरह काम कर रहा है, वो तो एनसीपी जो इनका अजीत पवार जी का गुट है, उसको उनका सिंबल भी दे सकता है, सब कुछ दे सकता है। लेकिन जनता की अदालत में शरद पवार जी को ही असली पार्टी मानस जी माना जा रहा है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं, आपने भी सुना होगा कि आज की तारीख में भारत में जो है वो 4 जातियां हैं। ये आप भी सुनते होंगे मानस जी, और हम भी सुनते हैं। एक बोलते हैं गरीब है, एक बोलते हैं महिला है, एक बोलते हैं नौजवान है, एक बोलते हैं किसान है। अब मानस जी, क्या हो रहा है कि आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी जाहिर सी बात है, ये फेल्ड डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री जी बात करते हैं महिलाओं की, लेकिन मानस जी आज की तारीख में प्रतिदिन 86 महिलाओं के साथ रोज बलात्कार हो रहा है। बच्चों के साथ 96% तक दुष्कर्म मानस जी बढ़ गए हैं। नौजवानों की बात करते हैं, आज नौजवान जो है वो बेचारा पकौड़े तलने के लिए उसके पास तो तेल भी नहीं है। ग्रेजुएट जो है नौजवान, पहले हम लोग पढ़ते थे ना कि पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, ये मजाक में बचपन में कहा जाता था। लेकिन आज पढ़ लिख जाना और ग्रेजुएट हो जाना अपने आप में एक डिसक्वालिफिकेशन और डिसएडवांटेज है। क्योंकि आप सीएसडीएस का ही अगर सर्वे देख लिए तो उसमें उसके हिसाब से 42.2% जो है वो नौजवानों में बेरोजगारी है। ग्रेजुएट्स में आप देख लिए कि 40-42% के आसपास उसमें भी बेरोजगारी चल रही है। तो और प्रधानमंत्री जी बात करते हैं किसानों की तो मैं आपको क्या बात करूं मानस जी। ये देखिए 9 फरवरी को, पता नहीं मैंने आपको शायद पहले नहीं दिखाया था, 9 फरवरी को द हिंदू में फुल पेज का एक स्टोरी छपी थी। अब मानस जी, क्योंकि आप जो है वो जर्नलिज्म में हैं और आप एक बहुत अच्छे और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, फुल पेज की स्टोरी का मतलब कुछ होता है। मैं एडवर्टीजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। और इस स्टोरी में आप एक 78 साल की महिला का अगर मैं चेहरा दिखा पा रहा हूँ तो आप देखिएगा मानस जी, इन महिला के बेटे ने और इनके पोते ने, दोनों ने आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली मानस जी आत्महत्या? ये फुल पेज का एक राइटअप है द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर में, फुल पेज। मैं आपको भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। आपको पता है कि क्यों आत्महत्या कर ली? इनके बेटे और इनके पोते दोनों ने इसलिए आत्महत्या कर दी कि ये किसान परिवार से आते हैं और किसानों का कर्ज जो है, ये इनके ऊपर इतना कर्ज था कि उसको चुका नहीं पा रहे थे, इसलिए इन्होंने आत्महत्या कर ली मानस जी। इसी अखबार में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कि मराठवाड़ा रीजन में एक रिटायर्ड कमिश्नर थे, उन्होंने किसानों के ऊपर एक स्टडी की और उन्होंने पाया कि 1 लाख किसान ऐसे हैं जिनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप हो चुकी है। मानस जी, मैं बात पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, और हमारे अंकुर भाई भी हैं जो कि इनकी जो पार्टी है वो दावा करती है कि ये किसानों को रिप्रेजेंट करते हैं मानस जी, लेकिन इनका जो नाम है लक्ष्मीबाई दामू,
इनको इनको जवाब देने के लिए क्या सरकार के पास या हमारे भाई के पास कोई वो है? तो किसानों की बात जो प्रधानमंत्री जी करते हैं मानस जी, आज की तारीख में किसानों की बहुत बुरी हालत हो गई है। मैंने आपको ये एक पूरा फुल पेज का एक आर्टिकल, आज विशुद्ध विशुद्ध किसानी से प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि 2022 में किसानों की आय मानस जी दुगनी हो जाएगी, लेकिन आज विशुद्ध किसानी से किसान 27 रुपए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एनएसएसओ का आंकड़ा है कि 27 रुपए प्रतिदिन कमाने को मजबूर है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि गन्ने के जो रेट है वो 14 दिन में भुगतान चीनी मिल करेंगे, ये इन्होंने वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने। और अगर 14 दिन में नहीं करेंगे तो चीनी मिल के जो मालिक हैं वो ब्याज सहित देंगे और वरना जेल जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के खाली शामली जिले की अगर मानस जी बात करें तो करोड़ों रुपए हजारों किसानों का बाकी है, लेकिन आज उनकी कोई सुनने वाला नहीं। तो ये मानस जी दौर चल रहा है। हम लोग पहले बात करते थे, अक्सर बात करते थे कि जब, जैसे हम लोगों ने पढ़ा भी है कि आजादी के बाद गांधी जी का, आजादी से पहले गांधी जी का दौर था, फिर हम लोग सुनते हैं कि पंडित नेहरू का दौर आया, उसके बाद में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इन लोगों का दौर आया और वो नरसिम्हा राव तक के चलता चला गया। लेकिन मानस जी आज के मैं बोलूंगा कि नीतीश जी और जयंत जी के दौर में, आपने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी। मैं राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता जुड़े हुए अंकुर सक्सेना जी। अंकुर जी, आपके पलटी मारने से इंडिया गठबंधन को कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी में बात बन रही और आपके खाते की जो सीटें थी उसमें से भी कुछ हिस्सा चला जाएगा कांग्रेस पार्टी को। मानस जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें पलटी मारने का प्रश्न कहाँ है, प्रथमतया। दूसरा, समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता बड़े भाई किदवई साहब लगातार राष्ट्रीय लोकदल, केंद्रीय नेतृत्व हमारे चौधरी जयंत सिंह जी और नीतीश जी को लेकर तमाम उदाहरण प्रस्तुत करते रहे हैं और राजनीतिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था के संबंध में अपने विचार बड़ी शालीनता पूर्वक व्यक्त कर रहे थे। तो बड़ा सुन के मुझे अच्छा लगा। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि आपको पता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है, आपको पता है कि लोकतांत्रिक प्रणाली क्या होती है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुपम उदाहरण था कि जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन में इलेक्शन लड़ी थी और बसपा और सपा, जो कि कभी एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत दोनों लोगों ने एक दूसरे के साथ सीट शेयरिंग किया और इलेक्शन लड़ा। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुपम उदाहरण है। गन्ना किसानों का वास्तव में हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बड़े भाई बहुत ख्याल रख रहे हैं, किसानों का इनको बहुत ख्याल है। और इस बात का भी अनुपम उदाहरण है कि हमारे यहाँ जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने थे तो सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में जब किसानों के लिए ब्याज माफ करने की प्रथा चलाई गई थी, कि जो ब्याज था करोड़ों रुपयों का गन्ना मिल मालिकों के ऊपर रुका, मतलब उनके गन्ना मिल मालिकों के ऊपर जिनकी देयता थी वो ब्याज भी माफ करने की प्रथा समाजवादी पार्टी ने स्टार्ट की। तो इस तरीके से आप लोगों ने तो बहुत प्रेम के साथ आपने अपनी बात को रखा, सुनकर अच्छा लगा। शब्दों की चाशनी है, सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई राजनीतिक दल आपके साथ है और आपके साथ किसी कदम ताल को कर रहा है तो वो अच्छा है। अगर राजनीतिक दल से आपकी अपनी खामियों की वजह से थोड़ी सी दूरी बढ़ जाती है या किन्हीं परिस्थितियों वश आपके साथ कदम ताल नहीं हो पाता है तो उस राजनीतिक दल में आप खामियां निकालने लगते हैं या उस राजनीतिक दल को कहीं ना कहीं आप उसकी प्रासंगिकता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो ये एक अलग और अनुपम टाइप का आप लोग उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हम चाहे किसी भी गठबंधन में हो, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने अभी कोई भी औपचारिक घोषणा नहीं की है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व चौधरी जयंत सिंह जी ने हाल फिलहाल तक कोई भी औपचारिक घोषणा नहीं की है, परंतु वो जो भी घोषणा करेंगे उसमें समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता आम आम उनके साथ हैं और जब भी वो कोई घोषणा करेंगे वो लोकहित में घोषणा करेंगे। सवाल है कि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया, जब चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया है तो केवल उस भारत रत्न के आधार पर हम लोगों ने, जो कि आम जनमानस के एक नेता हैं, एक लीडर हैं और आम जनमानस के बीच में जिनकी एक्सेप्टेंस है, जब उनकी एक्सेप्टेंस। अंकुर सक्सेना जी, ऐसे तो नेताजी को भी मरणोपरांत पद्मश्री मिला, तो समाजवादी पार्टी को तत्काल पलटी मार करके बीजेपी के साथ चले जाना चाहिए, इस बात से खुश होकर। मानस जी पलटी मारना शब्द जो है मुझे नहीं लगता कि वो आज के संदर्भ में बहुत उपयुक्त शब्द होगा। वजह क्या होता है, पलटी मारने पे तो अनुपम उदाहरण समाजवादी पार्टी के लिए भी दिए जा सकते हैं ना, कि मैं तो शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा पलटी मारना, कि भाई एक समय बसपा और समाजवादी पार्टी में जो गठबंधन हुआ तो वो तो आप जानते हैं उसमें तो एक दूसरे के ऊपर क्रिमिनल आक्षेप तक लगाए गए और बाकायदा एफआईआर तक भी करवाई गई थी। कितना बड़ा वहां पे कांड हुआ था,
वहां भी पलटी अखिलेश यादव ने नहीं, मायावती ने मार दी थी। चुनाव के नतीजे आते ही अब उन्होंने सर अब मानस जी, ये तो बड़ी हास्यास्पद और बहुत अच्छी बात आपने कही है कि कोई बड़ा दल अगर किसी छोटे दल से हाथ मिलाता है तो आप छोटे दल के ऊपर कहने लगते हैं कि वो पलटी मार गया। इसको गठबंधन का नाम भी नहीं दिया जा रहा, इसको पलटी शब्द का प्रयोग किया जा रहा, तो ये बड़ा हास्यास्पद शब्द है। मैं तो ये मानता हूं, मैं तो ये अभी मुश्किल से अभी एक हफ्ता पहले तक मेरी डिबेट में कैसे आप लोग समाजवादी पार्टी की तारीफ किया करते थे, कैसे पक्का सर दोस्त मैंने बताते थे, और सर अचानक मैंने से तो आप समाजवादी पार्टी को कोसने लगे। अचानक से आपको तमाम खामियां नजर आने लगी। तो सर अंकुर सक्सेना कोसा जी, नहीं। ये लोक हित की जो बात करते ना कि लोक हित में नीतीश जी ने फैसला ले लिया, लोक हित में जयंत चौधरी चले गए, तो ये लोक हित नहीं है, इसको बोलते हैं निजी स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ इसको मान, बोलते हैं। मानस जी सबसे बड़ी बात यह है, मैंने कोई भी आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया, मैंने स्पष्टीकरण दिया है। हमारे समाजवादी पार्टी के बड़े भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहे थे, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये मुझे अधिकार है और आपके सम्मानित चैनल पर डिबेट में बैठा हूं कि लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत मैं भी अपनी बात को रखूं। जिस तरीके से उनने जो हमारे जयंत चौधरी जी के ऊपर, हमारी राष्ट्रीय लोक दल के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, वही बात का मैंने भी जवाब दिया कि कहां से ये बात शुरू हुई। तो ऐसी स्थिति में इसको पलटी या समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप के रूप में मत ले। ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक दूसरे के ऊपर अभिमत का हम लोग व्यक्त कर रहे हैं, और ये लोकतांत्रिक प्रणाली की भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई भी सत्तारूढ़ दल हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो, मैं तो ये मानता हूं अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था है तभी तो हम लोग इस तरीके की डिबेट को परिचालित कर पा रहे हैं और हम लोग इस तरीके की डिबेट में बैठ के एक दूसरे के प्रति अपनी बात को रख पा रहे हैं। तो ये तो हमारे संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार है, उसी आधार पे हम भी अपनी बात रख रहे हैं, उसी आधार पे बड़े भाई हमारे किदवई साहब भी अपनी बात रख रहे हैं। इसको आरोप प्रत्यारोप के रूप में अन्यथा ना लीजिए। अंकुर सक्सेना जी, अनु प्रसाद जी के पास चलते हैं। अनु प्रसाद जी, आपको क्या लग रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल ने जनहित में ये फैसला लिया कि उसको सपा को छोड़ करके बीजेपी के साथ जाना चाहिए? सबसे पहले देश की जनता को मेरा नमस्कार। देखिए मानस जी, एक बात मैं बहुत स्पष्ट ये कहना चाहूंगी कि जब ये इंडिया गठबंधन की बातें चल रही थी, तो यूपी में कांग्रेस और सपा में जब बार बार दिखाया जा रहा था कि भाई यूपी में कांग्रेस और सपा में कहीं बातें नहीं बन रही हैं, उस समय भी मुझे जहां तक ध्यान है कि जयंत चौधरी जी और अखिलेश जी का लगातार ये बयान आ रहा था कि लगभग के इनमें सीटें तय हो चुकी हैं, और मुझे जहां तक ध्यान है 7 से 8 या सीटें को तय किया गया था। तो अब अचानक से इस तरीके से जो बातें आ रही हैं कि क्या आरएलडी जा सकती है बीजेपी के साथ और लगभग की बातें तय हो चुकी हैं, और अभी भी लगातार जयंत चौधरी जी का अखिलेश जी से नाम मिलना, ये कहीं ना कहीं संकेत कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं मन बदल रहे हैं, और इस तरीके से अचानक से अपनी ही बातें कह के अपने ही गठबंधन से हट जाना होता है उस पार्टी पे। चाहे अगर यहाँ पे समाजवादी पार्टी अगर पीछे हटती तो शायद हम समाजवादी पार्टी से सवाल होंगे कि आपने आरएलडी से गठबंधन में दूरियां बना ली। तो आज अगर जयंत चौधरी जी पीछे हट रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भी सवाल जवाब करेंगे कि अचानक से ऐसा क्या हो गया, और बीजेपी में ऐसी क्या उनको चीजें मिल रही हैं, ऑफर मिल रहा है कि वो लोकतंत्र और संविधान बचाने की जो लड़ाई में वो साथ थे उससे वो पीछे हट रहे हैं। और ये हम सभी लोग जानते हैं, इंडिया गठबंधन में चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, या ममता जी बनर्जी जी हो, या अरविंद केजरीवाल जी हो, सभी लोग का एक ही लक्ष्य था, संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना, जनता की, गरीब किसानों की हक अधिकार की बात करना। मगर अगर उनको ये लगता है कि इनसे भी ज्यादा जरूरी अपनी पार्टी को बचाना है, या हो सकता है कि उनके ऊपर कोई दबाव बनाया गया हो, क्योंकि लगातार बीजेपी जिस तरीके से विपक्षियों के ऊपर ईडी से लेके हर चीज का एक जाल फैला के रखा है, कहीं ना कहीं वो इस दबाव में भी है। तो हमारा तो एक ही बात है कि आपको शायद लोकतंत्र के ऊपर और भरोसा रखना चाहिए, और आपको भी लड़ाई में ऐसे ही हमारे साथ आना चाहिए जैसे अभी तक आप खड़े थे। आप एक बार पुनः विचार करिए अपने फैसले पर, और एक बार इस लड़ाई को जीतने में हम सबका साथ दीजिए, हम तो यही उनसे कहेंगे। चलिए विजय उपाध्याय जी के पास चलते हैं। विजय उपाध्याय जी, खबर आई है कि 14 सीटों पर सहमति कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बन चुकी है, और बाकी सीटों पर भी मंथन चल रहा है। और एक खबर यह भी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में दाखिल हो, उससे पहले ही इस गठबंधन का ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि उससे एक मैसेज जाएगा। आपको क्या लगता है कि चूंकि जयंत चौधरी अचानक से छोड़ के चले गए, वो बीजेपी की तरफ उनका रुख हो गया,
तो क्या दोनों ने सबक लेकर के जरूरी समझा कि जल्द से जल्द इसका ऐलान कर दिया जाए, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आगे? देखिए, ये सब अभी भविष्य के गर्भ में है। राहुल गांधी की यात्रा से कोई क्रांति उत्तर प्रदेश में नहीं आने वाली है। पहले 20 जिलों में जा रही थी, अब घटकर वो 11 जिलों में हो गई और 11 दिन के बजाय 5-6 दिन की हो गई। 17 को आएगी और 16 को आएगी और 21 तारीख को झांसी से चली जाएगी। जी। तो जिन लोगों ने यात्रा को प्लान किया था, उन्होंने शायद चुनाव कब डेट आएगी चुनाव की, इसके बारे में कोई एनालिसिस नहीं की थी। पिछली बार 2019 में 14 मार्च को इलेक्शन की डेट्स आ गई थी। तो अब ये तो जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उनके विजन कितना स्ट्रांग है वो दिखाई देता है। यानी उन्होंने एक अच्छी खासी यात्रा के आधे रास्ते में ही बैंड बजा दी और यात्रा के दिन कम होने लगे। तो जिन लोगों ने बरेली तक, आगरा तक तैयारी की थी कांग्रेस के लोगों ने, सोचिए उनका क्या हालत होगी, कैसा महसूस कर रहे होंगे। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि हर पार्टी, ये मल्टी पार्टी सिस्टम है भारत में, और मल्टी पार्टी सिस्टम, हालांकि मैं इसका समर्थक नहीं हूँ, निजी तौर पे मैं मानता हूँ 2 पार्टी सिस्टम होना चाहिए, लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम होने के कारण यहाँ हर पार्टी को अपना फैसला लेने के लिए उनकी आजादी है। आपकी शर्तों पर कोई पार्टी आपके साथ रहे या ना रहे, ये उस पार्टी पे निर्भर करता है। आरएलडी का जो स्ट्राइक रेट है जीतने का, वो बीजेपी के साथ बहुत शानदार है, बाकी किसी के साथ उतना अच्छा नहीं है। 2019 में आरएलडी, कांग्रेस, सपा, बसपा, चारों पार्टियां मथुरा और मुजफ्फरनगर में एक साथ थी। और मुझे लगता है कि हमारे जो सक्सेना साहब हैं आरएलडी के, ये इसको कंफर्म भी कर देंगे कि कांग्रेस ने भी समर्थन किया था जयंत को और चौधरी अजीत को, फिर भी नहीं जीते थे। लेकिन 2009 में जब बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी, सिर्फ 9 लोकसभा सीट जीत पाई थी, फिर भी 5 सीटें बीजेपी के समर्थन से आरएलडी जीती थी। तो जो गणित है वो लोगों को समझ में आता है। और 2009 में कोई मुजफ्फरनगर दंगे की भी हालात नहीं थे, वहां के जो सोशियो जो इक्वेशन है उन पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं था। इस तरह का जो चीजें लोग कहें कि नहीं इस वजह से हुआ, वो भी ऐसा नहीं था, एक सामान्य चुनाव था। और तो अब आरएलडी अपना फैसला ले रही है। आरएलडी अपने हित के लिए बेहतर जो विकल्प है उन्होंने चुना। समाजवादी पार्टी के साथ गए, 9 उनके विधायक हो गए, एक राज्यसभा हो गई। अब उन्हें लगता है कि हमें दूसरी पार्टी के साथ जाना चाहिए, तो वो जा सकते हैं। ऐसे ही सभी गठबंधन बनते बिगड़ते रहते हैं। और इस देश में अब मुश्किल यही है, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम लोगों के ऊपर 100 आरोप लगते हैं, लेकिन होता यह है कि सेवा के नाम पे सत्ता चाहिए। आखिर सत्ता के लिए लालायित क्यों होती हैं जो पार्टियां होती हैं? और डेमोक्रेसी तभी खतरे से होता है जब कोई पार्टी विपक्ष में रहती है। मैं इस यक्ष प्रश्न का जवाब बहुत दिन से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कोई पार्टी अपोजिशन पे होती है तो लोकतंत्र और संविधान की सबसे ज्यादा चिंता उसी को होती है। बहुत अच्छी बात है। और इस मुझे लगता है कि अपोजिशन इस तरह से लोकतंत्र और संविधान के लिए चिंता करता है तो शायद वो जब सत्ता में आएगा तो बेहतर करता है, लेकिन जब सत्ता में वो रहता है तो दूसरे विपक्षी उनके ऊपर यही आरोप लगाते हैं। बहुत कुछ बदल गया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और इस बदलाव का असर यहाँ के राजनीतिक समीकरणों पे है, पार्टियों के इक्वेशंस पे है। जिन लोगों ने 2022 में सपा के साथ मिलकर लड़ा था, उसमें से 2 पार्टियां निकल चुकी हैं और एक पार्टी घोषणा होनी बाकी है, एक तो पहले से ही निकल चुकी है। इसके अलावा भी जो और भी, हालांकि मैं निजी तौर पे समाजवादी पार्टी गठबंधन करे, मैं इसके पक्ष में इसलिए नहीं हूं कि समाजवादी पार्टी के वोट दूसरी पार्टियों के लिए ताकत का कारण बने हैं 2022 में। अब जहां तक राहुल की यात्रा है, मैं क्या बताऊं कि राहुल की यात्रा के बारे में अभी भी दिशा दशा कुछ क्लियर ही नहीं है। मानस जी, बहुत ही समस्या है। एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी के सबसे होनहार लीडर उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट यात्रा, हम लोगों के लिए बहुत क्यूरियोसिटी थी कि इस यात्रा से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन यात्रा के बारे में कोई बता ही नहीं पा रहा है कि यात्रा किस तरीके से आएगी, किस तरीके से चलेगी, किस तरीके से कहाँ स्वागत होगा, कहाँ रुकेंगे, या कितने जगह पे इंटरेक्शन उनका लोगों से होगा। अब जैसे आ रहा है कि प्रयागराज में वो खाली स्टूडेंट से मिलेंगे या बेरोजगारों से मिलेंगे, बाकी जगहों पे क्या, लखनऊ में किससे मिलेंगे, आगे जाके कानपुर में क्या करेंगे, कोई अभी ब्लूप्रिंट है नहीं हम लोगों के सामने। तो बहुत ही दुविधा की स्थिति है। एक तरफ मल्टी लेयर ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी लेयर स्ट्रेटजी के साथ बीजेपी है, और दूसरी तरफ इन पार्टियों का ये हाल है। अनुप्रसाद जी, देखिए, इस बात को लेकर के पहले भी कहा जा रहा था और ये बात सभी के मन में थी कि उत्तर प्रदेश जहां पर कांग्रेस
तमाम तरीके के प्रयोग करने के बाद भी खुद को खड़ा नहीं कर पा रही। ऐसे में राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बहुत उम्मीद थी, लेकिन इसको कहने में गुरेज नहीं है कि जिस तरीके का ब्लूप्रिंट अभी तक सामने आ जाना चाहिए था, वो अभी तक आया नहीं। लोग अनभिज्ञ है। जब मीडिया के लोग ही अनभिज्ञ हैं तो आम जनता तक क्या मैसेज जाएगा, ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। देखिए मानस जी, पहली बात मैं एक बात ये कह दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को राहुल गांधी जी की यात्रा को जो दिन में घटाया गया, वो सबसे बड़ा उसकी वजह थी कि हमारे माननीय राहुल गांधी जी को ये बात पता चली कि यहाँ पे यूपी बोर्ड्स के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। हाँ, बोर्ड्स के, चाहे वो 10th के हो, इंटर के हो, यहाँ पे एग्जाम स्टार्ट होने वाले। इस चीज को देखते हुए उन्होंने अपनी यात्रा के दिन को कम किया है, क्योंकि यहाँ पे जब एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो विद्यार्थी इससे उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और रही बात ब्लूप्रिंट की, जब इस तरीके से डेट को देखते हुए उन्होंने अपनी यात्राओं को कम किया है, तो कहीं ना कहीं हर जगह से उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अभी भी कुछ जगहों पे कुछ कार्यक्रम को सेट किया जा रहा है। मगर यकीन मानिए, उनके यूपी में आने से पहले आप सभी लोग के पास उनके हर तरह की क्रियाकलाप जहां जहां पे वो जाएंगे, वो आप लोग के पास पूरी तरीके से पहुंच जाएगा। ये तो हमें तो राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि वो अपने पार्टी वो इतना नुकसान उनको लगता है कि अगर हमारे यात्राओं को कम करने से यहाँ के विद्यार्थियों को थोड़ा सा सुविधा महसूस होगा, उनको अपने एग्जाम को कंडक्ट कराने, यहाँ की सरकार को एग्जाम कंडक्ट कराने में सुविधा होगी, तो उन्होंने इसको भी स्वीकार किया है, ना कि उन्होंने देखा कि इससे हमारे पार्टी पे क्या असर पड़ेगा। तो ये तो अपने आप में एक लोकतंत्र की खूबसूरती जो माननीय राहुल गांधी जी के अंदर है कि वो खुद कर सकते हैं, मगर लोग जनता को या विद्यार्थियों के पढ़ाई के साथ वो मजाक नहीं कर सकते। इस वजह से उन्होंने ये काम किया है। और ब्लूप्रिंट की जहां तक बात है, तो ये पूरी तरीके से तय है कि कहाँ से वो गुजरने वाले हैं, कहाँ से वो उनका यात्रा कहाँ से जाने वाला है। तो ये सब बहुत जल्द आप लोग तक पहुंच जाएगा उनके यूपी में आने से पहले। विजय उपाध्याय जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, तो राहुल जी क्या प्रवेश करेंगे कि वहीं से दिल्ली वापस चले जाएंगे? एक बात। दूसरा, क्या 22 तारीख से जब यूपी बोर्ड के एग्जाम शुरू होंगे, कांग्रेस कोई एक्टिविटी उत्तर प्रदेश में नहीं करेगी, घर पे रहेगी? नहीं, देखिए आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको मुझे नहीं शायद समझाने की जरूरत पड़ेगी कि यात्राओं में और प्रचार प्रसार में अगर हम डोर टू डोर प्रचार प्रसार करते हैं तो इसमें बहुत बड़ा एक अंतर है। जहां तक रही राहुल गांधी जी की यात्रा, वहां इस समय उनके यात्राओं में बहुत भीड़ भी है। इस चीज को देखते हुए उन्होंने अपनी यात्राओं का दिन कम किया। इसमें भी अगर दिक्कत है कि भाई क्यों उन्होंने यात्राओं का दिन कम कर दिया, क्या उनको डर लग गया, तो ये अपने आप में एक अजीब बात है कि जो शख्स अगर विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में सोच के यात्रा कम कर रहा है, तो हमें तो उनको धन्यवाद देना चाहिए कि वो यहाँ की सरकार के ऊपर बर्डन नहीं डालना चाह रहे हैं, एग्जाम के ऊपर बर्डन नहीं डालना चाह रहे हैं। डॉक्टर अनु जी, मध्य प्रदेश में बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, तो विजय उपाध्याय जी, लग रहा है संपर्क टूट गया हमारा। फराज किदवई साहब, एक बार फिर से आपके पास आते हैं। विजय उपाध्याय जी, आप बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं अनु जी? हाँ, मैं पूछ रहा था, मध्य प्रदेश में तो बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, तो यात्रा वहां जाएगी कि नहीं? बिल्कुल जाएगी, मगर अगर सहूलियत के हिसाब से अगर वहां पे दिन घटाना नहीं, अगर वहां पे भी दिन घटाना पड़ा तो वो सहूलियत के हिसाब से शायद कहीं ना कहीं माननीय राहुल गांधी जी वहां पे भी अपनी यात्रा का दिन कम करेंगे, और उस पर पूरी तरीके से ख्याल रखा जाएगा कि वहां के विद्यार्थियों को, और खास तौर पे यहाँ भी यूपी में भी विद्यार्थियों को कोई भी सुविधा उनको असुविधा का सामना न करना पड़े। चलिए, फराज किदवई साहब, एक बार फिर से आपके पास आते हैं। फराज किदवई साहब, ये जानना चाहेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी, जो खबर आ रही, क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी राहुल गांधी के साथ उनकी यात्रा में शामिल होंगे? बड़े नेता भी शामिल होंगे, क्योंकि अखिलेश यादव रायबरेली जाएंगे। नहीं, मानस जी बिल्कुल शामिल होंगे। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शामिल हो रहे हैं तो हम लोग भी बिल्कुल शामिल होंगे। और
ये जो एनडीए की गवर्नमेंट चल रही है, जब विजय जी ने भी अभी बताया कि हम विपक्ष जो है वो ज्यादातर जो है लोकतंत्र की बात करता है जब वो विपक्ष में होता है, तो सच में जो आज लोकतंत्र की हालत है उसको बचाने के लिए हम लोग राहुल जी की यात्रा में शामिल होंगे। दूसरी बात, विजय जी ने एक बात बोली, मानस जी, ये उनका अपना एक स्टैंड है, ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट, कि अपना वो एक स्टैंड है कि वो बोल रहे थे कि वो 2 पार्टी सिस्टम को प्रमोट करते हैं या वो चाहते हैं कि 2 पार्टी सिस्टम रहे। प्रधानमंत्री जी भी यही बोलते हैं। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने अक्सर बोला है कि ये जो रीजनल पार्टीज हैं ये विकास में बाधक हैं। तो ये डिसाइड करना पड़ेगा अब अंकुर सक्सेना जी को कि प्रधानमंत्री जी रीजनल पार्टीज के खिलाफ हैं। आप मान के चलिए मानस जी कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो ये है कि रीजनल पार्टीज को किसी न किसी तरह से खत्म किया जाए। लेकिन रीजनल पार्टीज के हमारे कुछ भाई लोग हैं, मैं अंकुर जी आपको नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारी रीजनल पार्टीज के ऐसे लोग हैं जो शायद भारतीय जनता पार्टी के इस ट्रैप में फंसे जा रहे हैं। दूसरी बात, लोकतंत्र की बात हुई, अभी विजय जी बात कर रहे थे, मुझे लगता है विजय जी से आपका संपर्क टूट गया है। मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि भारत में लोकतंत्र की स्थिति जो मॉडर्न इंडिया में आज की तारीख में है वो इस सरकार में जो चल रही है मानस जी, वो आज से पहले कभी नहीं थी। कुछ उदाहरणों में आपको दे देता हूं। मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया, विजय जी चले गए वरना वो अभी सुनते, कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोलना पड़े कि इट्स अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी, इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, तो जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहा है डेमोक्रेसी के लिए, तो हमें बोलने और ना बोलने का मेरा कोई मतलब नहीं रह जाता है। दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र की बात हो रही थी, माना जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसको बदला जाता है। आप देखिए कि 146 एमपी सस्पेंड कर दिए जाते हैं, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश होती है। मुझे लगता है भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में इतने ज्यादा एमपी पहली बार कभी सस्पेंड किए गए होंगे। मानस जी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, इन्होंने पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी का सिस्टम ही खत्म कर दिया गया है और ऑन एन एवरेज मानस जी पहले की सरकारों में 75% तक के बिल पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी में जाते थे, जो अब घट करके, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, 17% हो गए। मानस जी, आज भारतीय जनता पार्टी ने अध्यादेश का राज स्थापित कर दिया है क्योंकि ऑन एन एवरेज मानस जी 11 हर साल ऑन एन एवरेज 11% तक अध्यादेश ये लोग लेकर के आते हैं। अब फिर से मैं आ जाता हूं लोकतंत्र में मानस जी। पहली बात तो ये है कि अगर आप वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स की अगर आप बात करिएगा तो 180 कंट्रीज में भारत आज की तारीख में नीचे गिर करके 161 नंबर पर आ चुका है। आप देखिए कि अभी मिर्जापुर में कुछ दिन पहले एक मिड डे मील में नमक रोटी दी जा रही थी, तो एक पत्रकार, एक लोकल कोई पत्रकार थे, यूट्यूबर थे या कौन थे मुझे नहीं पता, उन्होंने ये अपनी स्टोरी में निकाला कि साहब इन स्कूलों में जो है वो नमक रोटी दी जा रही है, तो जब दूसरे दिन वो सो करके उठता है तो उसकी आंख जेल में खुलती है। मानस जी, सुप्रिया शर्मा एक जर्नलिस्ट थी जिन्होंने बनारस में एक मुसहर कम्युनिटी जो है, मानस जी, उन पत्रकार का निधन भी हो चुका है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, सुप्रिया शर्मा जी का ना मानस जी? नहीं, जिनका आपने पहले जिक्र किया, जिन्होंने, अच्छा, वो मिर्जापुर वाले का, ओके, वो मुझे नहीं पता था। ओके, वो मुझे नहीं पता था। तो कहने का मतलब ये है कि मानस जी, आज की तारीख में अगर कोई नेता कुछ बोल दे तो उसके घर बुलडोजर चला जा रहा है, कोई अगर बुद्धिजीवी आवाज उठा दे तो उसको अर्बन नक्सल्स कहा जा रहा है, कोई पत्रकार अगर ये किसी सरकार में अगर कोई गलत स्कीम्स चल रही हैं, नमक रोटी का जैसे मैंने आपको जिक्र किया, तो वो बेचारा जेल चला जा रहा है। आप देखिए अभी रिसेंटली मानस जी मणिपुर में क्या हुआ, मैं मणिपुर में जो हुआ उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं, ये आप गूगल कर लीजिएगा कि इंडियन आर्मी ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की कि साहब यहाँ पे मणिपुर में जो हालात हैं वो उसका जो उसको मीडिया जो है वो उठा नहीं पा रही है, तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की गई, तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने अपने 5 जर्नलिस्ट वहां पर भेजे और उन्होंने जब अपनी 22 पेजेस की मानस जी रिपोर्ट पब्लिश की तो उनको सेडिशन चार्जेस में बुक कर दिया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, तब जाकर के उनको राहत मिली। तो जो हम लोग अभी विजय जी चले गए थे, जो हम लोग बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, ये जनता के लिए बात कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी, एक बड़ी अच्छी इंग्लिश में कहावत है कि यू नो व्हेन डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, व्हेन यू आर अटैक्ड एंड अब्यूज्ड ऑफ सेइंग दैट इट इज इन डेंजर। अभी आप बोल दिए कि साहब नहीं, इस सरकार में ये गलत हो रहा है, आपके पीछे ये लोग पड़ जाएंगे। बड़े नेता हो तो ईडी सीबीआई के पीछे पड़ जाएगी, छोटे हो तो अपने ये लोकल प्रशासन से और बुलडोजर लेकर के पहुंच जाएंगे। मैंने आपको बोला भी, बताइए इतिहास में कभी ऐसा हुआ जब 146 एमपी मानस जी इन्होंने सस्पेंड कर दिए हो? सुप्रिया शर्मा के बारे में मैं अभी आपको बोल रहा था, बनारस में जो एक मुसहर कम्युनिटी जो घास रोटी खा रही थी,
उसको उन्होंने उजागर कर दिया, उसके बाद में उनको बुक कर दिया गया। एक बच्ची थी, एक कोविड काल में एक अस्पताल में एक लेडी थी मानस जी, उसको कोरोना से एडमिट हो गई थी, वो लाइफ एंड डेथ के बीच में थी, उसकी बच्ची से अस्पताल में पोछा लगवाया जा रहा था, आप ही के जैसे एक पत्रकार ने मानस जी उसको उठा दिया, उसको जेल भेज दिया। तो ये क्या हो रहा है इस देश में? मैंने तो अपनी पहले इमरजेंसी के पीरियड में हुआ होगा, आजादी से पहले हुआ होगा, लेकिन उसके बाद मैंने तो कभी इतना ज्यादा लोकतंत्र का मानस जी ये हाल नहीं। चलिए एक आखिरी सवाल अंकुर सक्सेना जी से ले लेते हैं। अंकुर सक्सेना जी, क्या लग रहा है आपको, आपके चले जाने से इंडिया गठबंधन की ताकत को तो कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा जैसा कि दावा कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके चले जाने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप डैमेज करेंगे समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस के इस गठबंधन को जिसकी कभी आप हिमायत किया करते थे? देखिए मानस जी, सबसे पहली बात तो है हम कहाँ चले जा रहे हैं, क्या हम हिंदुस्तान छोड़ दिए या हम उत्तर प्रदेश की राजनीति छोड़ दी है? और ना नहीं नहीं, हमारे अभी केंद्रीय नेता आप अपने पारंपरिक साथी जिसको अखिलेश यादव अपना पक्का दोस्त कहते थे, राष्ट्रीय लोकदल को अपना पारंपरिक गठबंधन का साथी कहते थे, उनको छोड़ करके आप जा रहे हैं अपने सियासी फायदे के लिए, उस लिहाज से सवाल पूछा मैं। नहीं मानस जी, सबसे बड़ी बात ये है क्यों छोड़ते हैं आदमी, क्या छोड़ने वाले में ही सारी कमियां होती हैं? क्यों मेरी मोहब्बत तुमसे छूट रही है या क्यों तुमसे रूठ रही है? कोई तो रीजन होगा ना। आत्मावलोकन भी तो करना चाहिए किसी को। आप दूसरे पे इल्जाम लगा दे रहे हैं कि तुमने बहुत रुसवाई की है या बेवफाई की है या तुम हमें छोड़ के चले जा रहे हो। मान रहा हूं बसंत का मौसम है, वैलेंटाइन का वीक चल रहा है, तो समाजवादी पार्टी को बहुत फील हो रही होगी हमारी कमी। हमसे बहुत मोहब्बत उन्होंने की, लेकिन क्या करें, मोहब्बत के लिए निभाना पड़ता है, वो निभा ही नहीं पा रहे थे। तो मोहब्बत आरजेडी के प्रवक्ता जी, आपको तो इतना अच्छा मौका मिल गया लाइव पे, आप अपनी मजबूरी अपनी बातें बता दीजिए कि आखिर ऐसा क्या समाजवादी पार्टी या गठबंधन से ऐसी क्या बात हो गई थी कि आपको उसको छोड़ के जाना पड़ा? आपके पास तो पूरा मौका, पूरी बात बता दीजिए। मैं आ रहा हूं, उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। वो ही मौका रह गया, वो ही रुसवाई रह गई जो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हो गई थी। कितनी मोहब्बत थी, उसके बाद में क्या क्या हुआ था। हमने फिर भी नहीं छोड़ा मानस जी, हमने फिर भी गठबंधन नहीं तोड़ा। इतनी मोहब्बत, मैं कह तो रहा हूं बसंत का मौसम चल रहा है और पूरा माहौल अच्छा है और आपने कैसे छोड़ दोगे? आप लोग तो पकड़े हो। लेकिन जो मध्य प्रदेश में हुआ था उसका तो पूरे वर्ल्ड ने देखा था, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में उसको देखा गया था कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ था। और वही आप तो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रही है, राजस्थान में भी तो हम आपके साथ में थे। आपने वहां पे जितनी मोहब्बत हम लोगों के साथ जताई उसको भी मुजाहिरा आप लोगों ने देखा होगा, देखा ना? उसी के बाद तो क्या परिणाम आया था ये भी आप लोगों ने देखा। सवाल ये नहीं है, सवाल तो ये है मानस जी, सबसे महत्वपूर्ण कि आप खुद कुछ कमियां करते चले जा रहे हैं, अगला पर्सन उन कमियों को बता रहा है, आप अगले बंदे को कह रहे हो कि हम दे रहे हैं किसी को सीटें। आप कौन होते हो सीट देने वाले? गठबंधन होता है, गठबंधन में पारस्परिक सहमति होती है, उस सहमति के आधार पर कोई डिसीजन होता है। मैं कोई भी घोषणा नहीं कर सकता आपके सम्मानित चैनल पे बैठ के कि क्या गठबंधन से संबंधित समस्या है या क्या किस गठबंधन में। ये जो घोषणा होती है ये तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व करता है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व चौधरी जयंत सिंह जी हैं। क्या उन्होंने अभी कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन दिया? अभी तक तो मेरी समझ में उन्होंने कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं दिया। जब उनने ही कोई घोषणा नहीं की है तो तुम तो सनम हमें खुद ही बेवफा मान रहे हो, तो हम क्या करें? आप मान रहे हो, हम हो रहे, जो आप कहेंगे हम मान लेंगे। वो तो आम जनमानस, आपको चुनाव परिणाम में आप भी जाओगे, चुनाव में हम भी जाएंगे, नजर आ जाएगा 2024 में कि जनता किसके साथ में है। जिसके साथ में जनता होगी उसी की वाहवाही है। हम उम्मीद करेंगे कि वैलेंटाइन डे आते आते जो है आपका चर्चा को यही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया अनु प्रसाद जी, आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम बात कर रहे थे इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच खत्म होती दूरियों की। एक सुखद माहौल में जल्द ही गठबंधन का ऐलान कर दिया जाएगा। सीट शेयरिंग पे बात सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही और ये हालात इसलिए पैदा हुए क्योंकि समाजवादी पार्टी का साथ राष्ट्रीय लोकदल ने छोड़ दिया और बदले हुए राजनीतिक हालातों में अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एकजुट रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन बीते एक दशक से बहुत मजबूती से प्रदर्शन कर रहा, उसको हराना इतना आसान नहीं। चलिए आज इस चर्चा को ही विराम देते हैं। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।